हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम डेली 5 MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली 5 MCQs मिलेंगे इस सीरीज में, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पास या तो रफ पेज रखें या फिर OMR सीट रखें, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि यार 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले 5 क्वेश्चन पूरे तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बता रहा हूँ कोई, ये 1 1 2 3 4 5, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो रोकना है, मतलब वीडियो रोकना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट का समय देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय देना है आपको, है ना। और उसके बाद तुरंत आप जाना और कमेंट में स्कोर बताना कि सर मेरा स्कोर इतना हुआ, है ना। उसके बाद हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, है ना। अब आपको डेली MCQ सीरीज में क्या मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का मिलने वाला है, पॉलिटी का मिलने वाला है, इकोनॉमी का मिलने वाला है, इन्वायरमेंट का, और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपका यहाँ भी रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हम PYQ का एनालिसिस कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई इजी क्वेश्चन है, आपको वो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, उसको डिटेल में कैसे करना है। होता क्या है, कई क्वेश्चन आते हैं इतने इजी होते हैं कि हम उसको स्कीप कर देते हैं कि यार छोटा है ना, देखते भी नहीं। तो बट उसको हमको अच्छे से एनालिसिस करना है कि उसको और किस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं हम, है ना। ये सीरीज आपको डेली 10 बजे मिल जाएगी, आपको मॉर्निंग में, है ना। ओके, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। सेकंड क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, देन अटेम्प्ट कीजिएगा। थर्ड, फोर्थ एंड फाइव। अपना स्कोर सबसे पहले आप कमेंट करिए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, अब कमेंट स्कोर करना मतलब जितना आपने किया है, जैसे 5 में से 5 पूरे सही किया तो वो कीजिए। ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं करना है कि हमने 3 ही बन रहे थे और हमने बता दिया कि 5 में से 5 बन रहे हैं, है ना। ये ऐसा नहीं करना आपको, है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक मनी बिल में सारभूत संशोधन करती है तो उसके पश्चात क्या होगा। तो सबसे देखो, मुझे पता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोगों को आसानी से जाएगा, है ना। बट इसको हमको एनालिसिस कैसे करना है, कि हमको और आगे कैसे पता चले कि इससे आगे UPSC क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो, धन विधेयक के बारे में तो आपको धन विधेयक के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। मनी बिल के बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि यार इसको पारित कौन करता है, क्या ये लोकसभा में जाता है, क्या राज्यसभा में जाता है, यदि राज्यसभा में जाता है तो कितने दिन तक रहता है ना, है ना। क्या राज्यसभा का जो सजेशन होता है वो लोकसभा को मानना बाध्यकारी है या फिर नहीं है, क्या इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है कि नहीं बुलाई सकती, क्या इसके लिए प्रेसिडेंट की अनुमति लगती है, ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। तो हम उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक आता है हमारे अनुच्छेद 109, 110, 111 और 117 में। आर्टिकल 110 क्या कहता है, इसमें 7 तरीके से बताया कि ये जो चीजें हैं, ये 7 चीजें आपको लिखी है, इनमें से कोई भी, जैसे कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, है ना, या फिर भारत की संचित निधि पर भारित व्यय किसी व्यय की उद्घोषणा करना, ये सारी चीजें किसमें आएगी, मनी बिल। यदि ये सारी चीज 7 प्रकार की चीजें हैं तो आपका मनी बिल या धन विधेयक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 110(3) में कहता है कि जो आर्टिकल 110(3) में क्या कहता है, अनुच्छेद 110(3) में कहता है कि धन विधेयक का जो मनी बिल का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, वो करेगा आपका लोकसभा स्पीकर। कि ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। ठीक है जी, और इसका जो निर्णय होता है वो होता है, इसका निर्णय आपका अंतिम, है ना। और इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 110(3) में है क्या, क्या पता वो कल से आर्टिकल देना स्टार्ट कर दे ऑप्शन में, 110 की जगह आपको 111 डाल दे कि 111 में इसका निर्धारण करने की शक्ति स्पीकर के पास है। तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 117 क्या कहता है, आर्टिकल 117 कहता है कि इस मनी बिल को प्रेसिडेंट की पूर्ण अनुमति से ही लिया जा सकता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो 117 में क्या बोला है कि प्रेसिडेंट की पूर्ण अनुमति से ही इसे लाया जा सकता है मनी बिल को। 109, मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा के पास यदि वो बिल जाएगा तो केवल वो क्या करेंगे, या तो वो सजेशन देगा, है ना, कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर वो सजेशन नहीं भी देगा। देखो बताता हूँ, दो चीज है ना, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। ये बिल है, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा इसमें कोई सजेशन देगा, यदि वो लोकसभा को पसंद आया तो वो इसे स्वीकार करेंगे या अस्वीकार भी कर सकते हैं।
इन पे बाध्यकारी नहीं है, किसमें? लोकसभा में। यदि मान लो 14 दिन हो गए, यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा ने कोई सजेशन नहीं दिया, तो वो ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा। कहाँ से? राज्यसभा से। तो लोकसभा इसको फिर किसके पास जाएगा? लोकसभा इसको भेजाएगी किसके लिए? सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास। यदि प्रेसिडेंट और सिग्नेचर के पास पहुंचाएगी तो कौन से अनुच्छेद के तहत? 111 में गया है कि जब कोई विधेयक प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो 3 प्रकार से, या तो उस विधेयक को प्रेसिडेंट की पूर्ण अनुमति से लाए तो उसे पास करवा देता है ना, या तो उसे रोक सकता है। लेकिन जो कोई विधेयक प्रेसिडेंट की पूर्ण अनुमति से ला सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती कि उसे वो रोक सकते हैं। क्लियर? जैसे 110 में ये भी कहा है कि लोकसभा पारित राज्यसभा में विचार किए गए भेजा जाता है। सॉरी, मनी बिल की अस्वीकृत नहीं पड़ती, संशोधित नहीं, केवल सिफारिश कर सकता है। ठीक है, लोकसभा स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है इसे। ये 14 दिन, ये जो सब मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। ये देखिए, सारी चीज मैं आपको बता दी। तो ये सारी मेरे बताने का पर्पस ये कि ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यार ये क्वेश्चन लगाया, हमको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, हमको पता है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, आंसर है इसका। ठीक है, लोकसभा विधेयक पर कोई आगे कार्रवाई नहीं कर सकती, नहीं, ये जबकि तो पावर तो लोकसभा के पास है ना कि राज्यसभा के पास। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में लौटा सकती है, नहीं। हमने आर्टिकल 110 में बोले, आर्टिकल 110 में हमने पढ़े कि इसके पास पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा केवल स्वीकार भी कर सकते हो और अस्वीकार भी, है ना। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं, नहीं। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने 109 आर्टिकल, देखिए ये आर्टिकल 109 में हमने क्या करे? संयुक्त बैठक का प्रावधान इस पे नहीं है। तो ये आर्टिकल यदि आपको याद होंगे, ये फिर आपको कॉन्सेप्ट याद है कि यार इसमें संयुक्त बैठक नहीं लगती है, साधारण विधेयक में लगती है ना। संशोधन विधेयक में भी संशोधन विधेयक में भी आपको दोनों सदनों से पारित होना, अलग अलग सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें संयुक्त बैठक नहीं बैठाई जा सकती, केवल किसमें? साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक बैठाई जा सकती है। क्लियर? तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसका आंसर इजी है तो आप आगे बढ़ के क्या रहे, बट आपको इसके अंदर की इतनी सारी चीज पता चल जाएगी ना, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा आसानी से और आगे कर भी सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चन को। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में एक व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। गलत। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में बोला गया है कि जो कोई राज्यपाल है वो दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए देखो क्या कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राज्य का। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी करता है प्रेसिडेंट। तो इसके समान हाई कोर्ट की होगी? नहीं। हमको पता है कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में बोला? आर्टिकल 217, जिसमें क्या बोला है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है जी, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने का कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। देखते हैं, विधायी व्यवस्था वाले संघ और राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। देखो, आर्टिकल हमारा 239 किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी यूटी से, जो विशेष क्षेत्र अधिकार है ना राज्य के, वो वाले, है ना, संघ राज्य क्षेत्रों के। इसमें क्या बोला है कि जो विधायी क्षेत्र, विधायी व्यवस्था वाले जो यूटीज हैं, उनके जो सीएम होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करते हैं आपके कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, ना कि एलजीज करते हैं, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, अब देखो इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम राज्यपाल के ऊपर बात करते हैं। तो राज्यपाल पार्ट 6 में आता है ना, भाग 6 में आता है, राज्य सरकार ना उसके अंतर्गत आता है ये। आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद किस में आता है? 153 से 167 के बीच। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्यपाल एक राज्यपाल होगा। तो आप कमेंट करके बताना कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, वो किस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, फिर आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? जो राज्य के गवर्नर, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। देखो यही ऑप्शन बोला था 100, देखो इसमें क्या बोला था, और ये देखो 155 में डायरेक्ट बोला गया है कि राज्य के गवर्नर को प्रेसिडेंट अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रति द्वारा नियुक्त करेगा, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ना तो इसे जनता सीधे चुनती है और ना ही इसका वोट मतलब इलेक्शन होता है। ठीक है जी, फिर देखते हैं आर्टिकल 156 में क्या है, इसकी पदावधि के बारे में बोला है कि जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है ना। देखो, जो गवर्नर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को, ना कि वो किसी मंत्री को देगा, सीएम को नहीं देगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर को देगा, देगा किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ये अपने 5 वर्ष तक बना रहेगा। आपको भी पता है, ये देखो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पता है कि 5 वर्ष तक तब तक बना रहेगा जब तक कि उस राज्य में नया राज्यपाल अपना पद धारण नहीं कर लेता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एबिसिनी पठार अरब सागर में स्थित है, एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, ओकावांगो दिरणी पेटागोनिया। हमको एबिसिनी पठार के बारे में नहीं पता, चलो हमको नहीं पता तो हम इस पे विचार करते ही नहीं कि ये सही है फिर गलत है। हमको एटलस माउंटेन के बारे में पता रहता है, क्यों? हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट मैपिंग करता है तो उसको पता रहता है कि यार एटलस एटलस ये सबके बारे में पता रहता है कि ये है कहाँ, जब हम मैपिंग डिटेल में और बेसिक से करते हैं तो। ठीक है, गुयाना उच्च भूमि चलो नहीं पता, ओकोवांगो द्रोणी भी नहीं पता। गुयाना तो पता होगा यार, वैसे सब लोग पढ़ते हैं कि गुयाना कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ये सभी लोगों को पता रहता है ना। ओकोवांगो द्रोणी, अब देखते हैं हम जब बेसिक्स मैप करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, जैसे कि मैंने गूगल से लिया है worldatlas.com से, तो हम देखते हैं कि ये है कहाँ पे। मैं इसके बाद ये भी बताने वाला हूँ कि जो हम लोग एटलस पढ़ते हैं स्कूल एटलस ऑक्सफोर्ड का, उसमें भी कहाँ पे है ये लोकेशन, यदि हम बेसिक्स अच्छे से करते हैं तो। सबसे हम बात करते हैं एटलस की, तो देखो एटलस माउंटेन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देखो वेस्टर्न साइड में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये देखो एटलस माउंटेन, तो ये आपकी लोकेशन हो गई। उसके बाद हमने देखो ओकोवांगो डेल्टा, ये हो गया आपका अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसमें देखो नामीबिया साइड पे हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जाम्बिया, इसके बीच में देखो ओकोवांगो डेल्टा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ये मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि स्टूडेंट एटलस में है, ये अपने पास है। पहले मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको क्लियर, कि यहाँ दिख जाए। ये देखो ये हो गया आपका कौन सा, साउथ अमेरिका का मैप। इसमें देखो यहाँ पे गुयाना उच्च भूमि है, ये वाली गुयाना हाईलैंड। ठीक है, अब देखो इसको हम देखते हैं एटलस में, ये एटलस आपके पास भी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं गुयाना हाईलैंड, ये देखो साउथ अमेरिका मैप है, लिखा हुआ साउथ अमेरिका मैप। इसमें देखो ये गुयाना हाईलैंड, ठीक है, बोल्ड अच्छे तरीके से दिया है, गुयाना हाईलैंड। इसके बाद इसके बाद देखते हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखो यहाँ पे है क्या, एटलस माउंटेन, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं ओकोमांगो स्वैम्प्स, देखो ये लिखा हुआ है ओकोमांगो डेल्टा, यहाँ में आपका नामीबिया पड़ जाएगा, यहाँ पे जिम्बाब्वे, यहाँ जाम्बिया, और उसके बीच में ओकोमांगो। तो आपको जब पता है कि यार एटलस माउंटेन उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, तो इसको तो यहीं से आप राइट कर देंगे ये वाला, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये है कहाँ करके, हमको जानना भी नहीं है कहाँ करके, हमको तो पता है ना एटलस माउंटेन आपका यहाँ, तो आंसर याद हो जाएगा। गोयानो चुभूमि यदि कंफ्यूज हो रहे हो, मैपिंग करे हो थोड़ी बहुत बेसिक, तो आपको पता है कि अफ्रीका में नहीं है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ठीक है, ओकांगो द्वीप कहाँ पता है, पेटागोनिया, पेटागोनिया कहाँ पे आता है, साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे तो है नहीं, हमने तो कहाँ पे पढ़े, हमने तो अफ्रीका में पढ़े। अफ्रीका में भी कहाँ पढ़े हमने, नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच पे, यहाँ पे। ठीक है जी, तो याला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता, तो उसके अनुसार हमको पता है कि यार याला भी नहीं आएगा फिर तो, याला ही सही है हमारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका वाला। ठीक है जी, तो मैपिंग अच्छे से डिटेल में करना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कि भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशेष शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त के मौर्य मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले आपको क्या पता होना इसमें, एलोरा गुफा के बारे में, उसके बाद बादामी गुफा के बारे में डिटेल में अच्छे से, है ना। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए बराबर की गुफाओं के बारे में। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलोरा की गुफा के बारे में। तो एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, आपके औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। रॉक कट है, शैलकृत गुफा है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासन ने, कब, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, अब देखते हैं जो एलोरा गुफा है वो तीनों धर्मों से संबंधित है। तीनों धर्मों में यार कौन कौन से, वो है हिंदू से भी, जैन से भी और बुद्ध से भी। अब इसे कहते हैं 34 गुफाओं का समूह। इस 34 गुफाओं के समूह में देखते हैं कि हिंदू में कौन आती है, हिंदू में आती है आपकी 12 गुफाएं, जैन में आती है 17 आती है, जैन में आती है आपकी 12, और बुद्ध में आती है आपकी 5। अब बात करते हैं हिंदू में जो 17 आती है वो ब्राह्मणी शैली से रहती है। 12 में जो आ रही है कौन सी, जैन वाली, तो जो जैन वाली रहेंगी ना, वो आएगी आपकी कौन सी शाखा से, वो आएगी आप लोगों की दिगंबर से। दो तरीके के होते हैं ना, एक तो आपके श्वेतंबर होते हैं और एक होते हैं दिगंबर, तो ये दिगंबर से आते हैं। कौन, कितने, 12। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि उसने अभी तक शैलकृत गुफाओं के बारे में पूछा। यदि शैलकृत गुफा के बारे में पूछा, यदि गुफा के अंदर वो जाएगा तो वो पूछेगा कि 34 गुफाओं का समूह किसे कहते हैं, तो आपको पता होना एलोरा गुफा। यदि क्वेश्चन इससे नहीं आएगा तो स्वाभाविक बात है किससे पूछेगा, हिंदू जैन बुद्ध जो तीनों धर्मों की होती है इसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है ये पूछेगा। उसके अंदर भी यदि वो जाए तो जैन में क्या पूछेगा, दिगंबर से है श्वेतंबर से, ऑप्शन में आपको स्प्लिट कर देगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध में हीनयान की है फिर महायान की है। ठीक है जी, तो उसको हमको पता होना चाहिए वज्रयान संप्रदाय की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंदू और जो बुद्ध गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट राजवंशियों ने करवाया था। उसके बाद जैन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, यादव राजवंशियों ने। इसके बारे में भी वो क्वेश्चन अगली बार पूछ सकता है, तो इसलिए हमको तैयार अभी से करके रखना पड़ेगा ये वाला। ठीक है,
अजंता गुफाएं की तुलना में ये अधिक नवीन है। अब जो अजंता की गुफाएं हैं और जो हमारी किसकी देखी अभी अपन ने, एलोरा की, इसकी तुलना में जो एलोरा गुफा है वो अधिक नवीन है। मतलब सबसे प्राचीन कौन सी हो गई, अजंता की। तो हम उसके बारे में डिटेल में देख लें। चलो देख लेते हैं 2 मिनट कि जो अजंता की गुफा है कौन सी नदी के किनारे आती है, वघोरा नदी। वघोरा नदी 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, कौन से पर्वतमाला में यदि, देखो अभी उसने नदी पूछ लिया, कल को वो पर्वतमाला पूछ ले कौन से पर्वतमाला, है ना, तो आपको याद रहना चाहिए सह्याद्री में आती है। ठीक है, गुप्त वास्तुकला से संबंधित है। गुफाओं की दीवारें भित्ति चित्रकलाओं से बनी हुई, भित्ति चित्र का प्रयोग किया गया। अब इस चित्रों में भी याद रखना, जो भित्ति चित्र है ना, इसमें भी इन लोगों ने रेड कलर का यूज किए हैं, लाल कलर का, नीले ब्लू कलर, जो यदि कोई ऑप्शन में आ गया कि इसमें ब्लू कलर का उपयोग किया गया, तो नहीं, ब्लू कलर अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, केवल रेड कलर का यूज किया गया है। ये भी याद रखना, लाल कलर का, है ना। अब देखते हैं कि अजंता की गुफाओं में कितनी केव्स हैं टोटल। हमने देखे अभी एलोरा में, तो एलोरा में कितनी थी, 34। इसमें देखते हैं तो इसमें है 29 केव्स। अब देखते हैं जो 29 गुफाएं, इसमें केवल हिंदू से है, जैन से है, बुद्ध से है। हमने तो यहाँ देख ली थी 17, 12, 5 का अंतर था। लेकिन हमको पता है कि अजंता की गुफाओं में 29 गुफाओं में केवल बुद्ध की है। बुद्ध की जितनी जातक कथा है ना, जातक कथा में उनके बचपन की कहानियों के बारे में बताया गया है। किसमें, अजंता में। तो केवल बौद्धवाद पर आधारित है ये, ना कि आपको दूसरे पे। अब बौद्ध में किस में भी, देखो बौद्ध में भी 29 जो 5 है, उस 5 में हीनयान शाखा के बारे में, और 24 में महायान के बारे में। ठीक है, इसलिए ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है उनके डिटेल में कि हीनयान में किसमें है, महायान में। अब जब बौद्ध से क्वेश्चन आएगा तो बौद्ध में हमको ये भी दूसरे कल्चर के बारे में पता चलना चाहिए कि गुफाएं कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो अजंता की गुफाएं थे वो किसके शासनकाल में थी, वो थी वाकाटक और हरिसेन राजा। फिर इसको चित्रकारी का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बराबर की गुफाओं के बारे में। बराबर की गुफाओं को जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके अशोक ने प्लस दशरथ ने। ठीक है, अशोक प्लस दशरथ ने, है ना। मौर्य काल की गुफा है ये। बहुत भिक्षु इसका प्रयोग करते थे विहार और चैत्य में। आपको पता होगा विहार और चैत्य के बारे में यूपीएससी ने 2018 में और 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विहार क्या होता है, विहार उनके रुकने का स्थल होता है। चैत्य ने उनके चैत्य जो होता है उसके प्रार्थना स्थल होता है, किनके, बौद्ध लोगों का। ठीक है जी। आरंभिक गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के लोग करते थे। मौर्य गुफा की विशेषता क्या है कि अत्यधिक पालीदार होती है और अलंकृत प्रवेश द्वार उपस्थित होता है। इसके बाद हम बादामी गुफाओं के बारे में भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में बादामी था ना, उसके बारे में देख लेते हैं कि बादामी गुफाएं कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, चालुक्य की राजधानी थी। शैलकृत गुफाओं का वास्तुकला है ना। इसमें देखते हैं कि इसमें हिंदू और जैन है, जिसमें भी हिंदू में 3 है और जैन में 1 गुफाएं है, तो टोटल 4 गुफाओं का मंदिर है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि 34 गुफा याद रखना है आपको, 29 गुफाओं का मंदिर याद रखना है, और ये 4 क्यों बोल रहा हूँ, यूपीएससी अधिकतर इससे पूछने वाला है, क्योंकि उसने बेसिक्स तो पूछ लिया है कि कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी यहाँ है। अब वो पूछेगा अंदर से कि 34 गुफाओं का समूह किसे कहा जाता है, और वहां पे स्प्लिट करेगा कि ये हिंदू की है, जैन की है, बुद्ध की है। इसलिए इनको अच्छे से डिटेल में करना जरूरी है हमको। ठीक है जी। तो इसका आंसर अब अटेम्प्ट करते हैं ना क्वेश्चन को, कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। हाँ, हमने देखे, हिंदू, जैन, बुद्ध के लिए बनाई गई थी, है ना। 34 गुफाओं का समूह भी कहते हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मूल, नहीं जी, हमने क्या पढ़े, अशोक और राजा दशरथ। तो आपका दूसरा एलिमिनेट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बचता क्या, 1 और 3। हमको पता है कि एलोरा गुफा विभिन्न धर्मों के लिए बनाई थी, इसलिए हमें वाला राइट। यदि आपको, यदि बादामी गुफा भारत की प्राचीनतम ये पता भी नहीं है ना ये वाला ऑप्शन, तो आप इसमें तो श्योर है ना कि यार ये 3 गुफाओं, तीन तीन के द्वारा बनाई गई थी, है ना, 3 धर्मों से संबंधित थी, तो इसलिए आप यार आंसर टिक भी कर सकते थे। ठीक है, वैसे आप डिटेल में देख लिए हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नोकरेक जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़िया में स्थित है। लोकटक लेक बरेल क्षेत्र के पास है, बराइल क्षेत्र के पास है। नामदफा डफला हिल्स के पास है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि गारो हिल्स कहाँ है, बराइल हिल्स कहाँ है, डफला हिल्स कहाँ है। उसके बाद देखेंगे क्या इसके पास कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व दिया है, लेक दिया है और नेशनल पार्क दिया है, किसके पास में है। देखिए, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का मैप, लिखा भी आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मैप। दफला हिल्स, मिरी, अबूर, मिसमी, ठीक है। और ये देखो, ये है नामदफा, ये है आपका नामदफा। और आपका आपका जो इसमें नेशनल पार्क पूछा है नामदफा, वो है आपका दाफा हिल्स पे। यहाँ पे है आपका नामदफा। नामदफा वैरो से पूछा है ना, देखो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, दफला पहाड़ियों पे। दफला, ये कह रहा है दफला पहाड़ियों पर स्थित है, लेकिन हमने दफला कहाँ पढ़े, ये देखो दाफला हमने यहाँ पे पढ़े, और है कहाँ पे नामदफा, यहाँ पे, तो इसके पास है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। तो आपका कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, तीसरा। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो हमको पता है कि लोकटक लेक बरेली क्षेत्र के पास है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी चलेगा। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन है कहाँ पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैपिंग बहुत अच्छे से करना, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे। ये देखो, ये हो गया मणिपुर, मणिपुर का मेप आपका ये वाला ना, मणिपुर का। ये देखो बीच में है आपका लोकटक लेक,
और दफला हिल्स हमने कहाँ पे पढ़े, सॉरी दफला कहता हूँ, ब्राइल हिल्स कहाँ पे पढ़े, यहाँ पे इस साइड में, ये देखिए बता रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका मणिपुर का मैप। ये मणिपुर के मैप में हमने लोकटक लेक पढ़े, और देखो बराइल रेंज कहाँ पे है यहाँ पे, कितने दूर है, तो ये ऑप्शन भी वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। अब देखते हैं, वो पूछा है नोकरेक, तो आपको पता होना चाहिए कि नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पे आता है, मेघालय में आता है। मेघालय में कौन सी हिल्स है, गारो खासी जयंतिया हिल्स, ये देखो तो यहीं पे स्थित है गारो गारो हिल्स में, है ना। तो ये ऑप्शन आपका ये वाला भी एलिमिनेट हो जाता। तो ऐसा करके आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको सीरीज, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपना स्कोर भी जरूर बताएं, और क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो बताना सर इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं और ये ऐड नहीं कर सकते, इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सारे सजेशन मुझे बताइए, तब मुझे पता चलेगा कि वीडियो में क्या इंप्रूव करना है और क्या इंप्रूव नहीं करना है। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा जरूर से, कमेंट जरूर करके बताना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर 21 दिसंबर को। ये एमसीक्यू सीरीज हमारी डेली चलेगी, ठीक है, 10 बजे आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। ओके बाय।